गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा जी हमने अपना चैप्टर शुरू कर रखा था। चैप्टर का नाम था बेटा जी ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें आपने पहले एनिमल की बातें कर ली और हमने लास्ट लेक्चर में बेटा जी ट्रांसपोर्टेशन इन द प्लांट शुरू किया था बेटा जी। और हमने वहाँ पे पढ़ा था प्लांट में जो भी फोटोसिंथेटिक मटेरियल है, दैट इज जो ग्लूकोज है, वो सुक्रोज की फॉर्म में कन्वर्ट होता है और सुक्रोज एक डाइसेक्रेट शुगर है और उस फॉर्म में फोटोसिंथेटिक मटेरियल जो होता है वो फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। वहां बेटा हमने दो वर्ड जाने थे, सोर्स और सिंक। आपने कहा था सोर्स वो है जहां खाना प्रेजेंट है और जो डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाने का काम करेगा, जो देने का काम करेगा, वो सोर्स है। सिंक वो है जो टारगेट साइट है जहां पे खाना पहुंचाया जाता है। आप ये कहते हो जो रूट्स वगैरह है ये नॉन ग्रीन पार्ट है, तो ये सिंक का काम करता है। यहाँ पे जब खाना आता है तो या तो वो यूटिलाइज हो जाता है या फॉर द फ्यूचर वो आपका स्टोर हो जाता है। तो आप ये कहते हो जब क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होती है और जब पतझड़ की ऋतु में ऐसा होता है कि सारे पत्ते वगैरह गिर जाते हैं, फिर उसके बाद एकदम से नई सीजन से चेंज हो जाता है। आप ये कहते हो उसको जब उस टाइम पे अपने आप को ग्रो करने के लिए, डिवीजन करने के लिए फूड चाहिए, तो हम कहते हैं वो आपका जो फिलहाल जहाँ पे खाना स्टोर हो रहा था वहां से वो ट्रांसफर होना शुरू कर जाता है ग्रोइंग पार्ट के पास में। तो आपने एक लाइन बोली थी सोर्स और सिंक जो है वो फिक्स नहीं, वो चेंज हो सकते हैं। तो इसलिए आप कहते हो फ्लोएम के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होता है यूनिडायरेक्शनली, वो यूनिडायरेक्शनल नहीं, वो आपका बाई डायरेक्शनल है। आपने फिर ये भी कहा था वहां पे जो फ्लो होता है वो ड्यू टू चेंज इन द ऑस्मोटिक प्रेशर होता है कि जैसे ही सीव ट्यूब में आपने खाने को ऐड कर दिया, लोडिंग कर दिया, तो पानी अंदर आया और उसने प्रेशर एग्जर्ट किया, प्रेशर वजह से खाने का ट्रांसपोर्ट होता है। आपने बेटा जी ये भी कहा था फ्लोएम के थ्रू जो खाना ट्रांसपोर्ट होता है वो एक एक्टिव प्रोसेस है। मैं आपको बता दूं आपने 3 स्टेप किए थे। पहला स्टेप था लोडिंग। लोडिंग में आपने कहा था एनर्जी का यूज करके ये काम किया जाता है। फिर ट्रांसपोर्ट होता है ऑस्मोटिक प्रेशर से, और फिर वहां पे जब अनलोडिंग होता है तो फिर दोबारा एनर्जी का यूज होता है। मतलब जो भी चीज फोटोसिंथेटिक मटेरियल जो है या कोई हार्मोन है या फिर कोई आपके अमीनो एसिड्स हैं जो फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रही है, तो उसका जो ट्रांसपोर्ट है बेटा जो एनर्जी के यूज से होता है, तो मैं कहूंगा एक एक्टिव प्रोसेस है। अब हम बातें करते हैं जाइलम के थ्रू सर क्या ट्रांसपोर्ट होता है, तो उसकी तरफ गौर को समझ कर देखते हैं। हम ये कहते हैं वाटर और मिनरल्स अवेलेबल क्या है बेटा जबकि अर्थ में, या मैं कहूंगा अर्थ और सोयल इज द रिजर्वोयर ऑफ द मिनरल्स एंड वहीं पे पानी प्रेजेंट है। तो हमारी जो रूट्स होती हैं वो मिनरल्स को वाटर को एब्जॉर्ब करती है, मैंने को मिनरल्स को वाटर को एब्जॉर्ब करती है और आप ये कहते हो वो हमारे डिफरेंट पार्ट में रीच होता है। इन द केस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्टेशन और मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन में सोर्स और सिंक फिक्स है। हमेशा अर्थ काम करेगा जो सोर्स और डिफरेंट पार्ट में सेंड किया जाएगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि भैया जी हवा से पत्ते खुद भैया जी चीजों को ट्रैप कर ले, ऐसा काम नहीं होगा। और मैं कहूंगा अगर सोर्स और सिंक फिक्स होंगे तो मैं कहूंगा इन दैट केस में बेटा जी आपका ट्रांसफर जो होगा यहाँ पे जाइलम के थ्रू वो हमेशा कैसा होगा बेटा जी यूनि डायरेक्शनल होगा। बहुत बार क्वेश्चन बना है बेटा जी आपके एग्जाम में, फ्लोइंग थ्रू कैसा है बेटा जी बाई डायरेक्शनल, बिकॉज सोर्स और सिंक फिक्स नहीं है। बट इन द केस ऑफ जाइलम ट्रांसपोर्ट सोर्स और सिंक क्या है बेटा जी आपके फिक्स होते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। शुरू करते हैं अपने टॉपिक को बेटा जी। अब अगर मैं यार डायग्राम के थ्रू बातें करूं तो मैं कहूंगा बेटा जी ये सपोज करते हैं हमारे प्लांट की स्टेम है। अगर हम ऐसा कुछ सिस्टम मान के चल रहे, इस स्टेम के ये रूट प्रेजेंट है। आप ये कहते हैं सर रूट के ऐसे हेयर्स निकल जाते हैं। अगर हम बातें करते हैं अपने अगर एनाटॉमी वर्ड की बातें की तो आप कुछ ऐसा कहते हो सर ये हमारे रूट के जो एपिडर्मिस है, लेट अस सपोज कीजिएगा ये हमारी रूट की एपिडर्मिस है। मैंने कहा बेटा जी ये रूट की एपिडर्मिस है। ठीक, आपने कहा यही एपिडर्मल जो सेल है बेटा जी वो अपने आप को ऐसे इलोंगेट कर लेती है। तो बेटा मैं कहूंगा जो एपिडर्मल सेल ने अपने आप को इलोंगेट कर लिया, ये जो इलोंगेशन है बेटा जी इसको हम नाम देते हैं यहाँ पे रूट का हेयर। छोटी छोटी बातें ध्यान रखना बेटा जी, रूट का हेयर जो होता है इट इज ऑलवेज यूनिसेलुलर। बेटा वो कैसा होता है यहाँ पे यूनिसेलुलर है। मैं सिंपल सी बातें बोलूं बेटा जी, रूट हेयर आर द इलोंगेशन ऑफ रूट एपिडर्मल सेल। वो एक्चुअली एपिडर्मल सेल का जस्ट क्या है बेटा जी एक इलोंगेशन है।
अब आप कहोगे सर ये क्यों हुआ, मैं कहूंगा ये हुआ जस्ट टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। ये सरफेस एरिया को क्या करेगा बेटा जी, इंक्रीज करेगा। अगर सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया बेटा जी तो डेफिनेटली रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एज वेल एज वाटर भी क्या होगा बेटा, यहाँ पे इंक्रीज होगा। ठीक है, हमें ये एनाटॉमी को नहीं समझ रहे, मैं कहानी को तो समझा रहा हूं, उस कहानी को समझिएगा। अगर हमारे इस प्रकार से अगर रूट बैठी हुई हमारी प्लांट की और मैं कहूं उसके ऐसे रूट एयर्स निकले हुए, उसके बेटा जी ऐसे रूट एयर निकले, तो मैं कहूंगा ये रूट एयर वाला जो जोन होता है उस जोन में सरफेस एरिया बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। तो यहां बेटा जी आपका अगर सोचिएगा सोइल के अंदर वाटर प्रेजेंट है बेटा जी आपका यहाँ पे और मिनरल्स प्रेजेंट है, तो मैं कहूंगा यहां ये जो सोइल मैंने बनाई है उस सोइल में प्रेजेंट है बेटा जी आपके मिनरल्स और उसी में प्रेजेंट है बेटा जी वाटर। तो मैं कहूंगा सोर्स जो होगा बेटा जी आपका सोइल जो होगा इट इज ऑलवेज बिहेव एज ए सोर्स। ठीक है, तो आपने कहा सर यहां से मिनरल्स को और वाटर को आपका एब्जॉर्ब किया रूट के हेयर में, और यहां पे जैसे एब्जॉर्ब होता है उसको ट्रांसफर किया अप टू द जाइलम। अब आपने जाना हुआ बेटा जी प्लांट में सर वस्कुलर सिस्टम जो होता है उसके दो टाइप है, एक का नाम होता है जाइलम, एक का नाम होता है फ्लोएम। जाइलम थ्रू वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है, जबकि फोटोसिंथेटिक मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है बेटा जब थ्रू द फ्लोएम, जो हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। आपने 9th क्लास में बेटा जी इनके एनाटॉमी को भी समझ के देखा होगा कि जो जाइलम होता है और फ्लोएम जो होता है दे आर द कॉम्प्लेक्स टिश्यू, मतलब वो डिफरेंट 4 प्रकार के टिश्यू से मिलकर बने हैं। आपने फ्लोएम की बातें करते हो वहां पे सीव ट्यूब है, कंपेनियन सेल है, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम की स्केलेन्काइमा है, ये सब बातें फ्लोएम में करते हो। वैसे जाइलम में कहते हो जाइलम भी बेटे एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, वो भी 4 प्रकार की सेल से मिलकर बना है, या तो जाइलम का वेसल होगा या फिर जाइलम के ट्रैकिड्स होंगे या फिर जाइलम की पैरेन्काइमा होगी या फिर जाइलम का स्केलेन्काइमा होगा। हम जो बोलते हैं वुड, तो हमें कहते हैं जाइलम इज ए डेड टिश्यू, और जाइलम का ही दूसरा नाम क्या होता है बेटा वुड, जो लकड़ी होती है वो क्या होता है एक्चुअली आपका जाइलम होता है। मैं आपसे यहाँ पे कहूंगा जाइलम जो है उसमें मेन कंडक्शन ऑफ वाटर जब होता है इन द एंजियोस्पर्म तो किसके थ्रू होता है, थ्रू द वेसल्स होता है। ट्रैकिड्स का बहुत कम ट्रांसपोर्ट होता है, मेनली किसके थ्रू होता है, थ्रू द वेसल्स होता है। तो काम को शुरू करते हैं बेटा। आपने कहा सर सपोज करके देखते हैं यहाँ पे आपका जाइलम के वेसल्स ऐसी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में अरेंज है। अब पॉइंट आता है दिमाग में हमारे में, सर हम अगर एक घर में अपनी छत के ऊपर भी पानी को चढ़ाते हैं तो हम मोटर का यूज करते हैं, मोटर के थ्रू पानी ऊपर चढ़ाया जाता है। अब प्लांट की इतनी 7 मीटर हाइट है, पत्ते यहाँ पे बहुत ऊपर मतलब एक प्लांट का अगर 100 मीटर हाइट है तो इतनी हाइट पे अपने आप पानी कैसे चढ़ रहा होगा, कोई मोटर तो नहीं लगी। मैं कहूंगा बेटा बात आपकी एकदम सही है, तो हम कहूंगे यहाँ पे कुछ फंडा है जो यूज होगा, कोई ऐसा फोर्स होगा, कोई ऐसी चीज होगी जो भैया जिसका एक ऐसा खिंचाव होगा, एक ऐसा पुल होगा जो पानी को ऊपर खींचेगा। साथ में कोई ऐसी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी होगी जो उस वाटर के कॉलम को टूटने नहीं देगा। तो वो क्या क्या चीजें हैं, उन चीजों को हम यहाँ पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या क्या वर्ड यूज करते हैं उनको जरा समझ के देखिएगा, फिर मैं इस थ्योरी में दोबारा से आऊंगा। मैं थ्योरी का नाम लिख रहा हूं, फिर हम उसको समझाना शुरू करेंगे बेटा। आप एक कहते हो वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, इसे बेक्स डिफाइन करते हैं हमारी थ्योरी। उस थ्योरी का नाम होता है बेटा जी यहाँ पे कोहेसिव एडहेसिव ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। बेटा ये जो थ्योरी होती है ये डिफाइन करेगी कैसे पानी का ट्रांसपोर्टेशन होगा, कैसे पानी का अपवर्ड मूवमेंट होगा, कैसे एसेंट ऑफ द सैप होगा, कैसे पानी ऊपर चढ़ेगा। इसे डिफाइन करने के लिए जो थ्योरी दी गई थी उसका नाम कहते हैं यहाँ पे कोएसिड एसिड ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। इसे देने वाला मेन साइंटिस्ट जो था बेटा उसका नाम था डिक्सन, तो हम इसे डिक्सन थ्योरी के नाम से भी जानते हैं बेटा जी। क्या नाम इसका बेटा जी यहाँ पे डिक्सन, तो हम इसे जानते हैं यहाँ पे डिक्सन थ्योरी के नाम से। चलिएगा बेटा जी बात को शुरू करते हैं, एक एक वर्ड को समझ के देखते हैं। आप ये कहते हैं सर वाटर जो है अगर हम उसके स्ट्रक्चर को देखें तो कुछ ऐसा होता है,
जैसे पार्शली डबल बॉन्डेड होता है, आपके केमिस्ट्री वाले सर आपको बताएंगे कभी हाइड्रोजन इसका क्या नाम है, कैसा वाटर स्ट्रक्चर होता है। तो हमें कहते हैं इस प्रकार का वाटर का स्ट्रक्चर है। एक वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है वो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से अपने आप को लिंक करके रखता है विद द हेल्प ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड। दोबारा वर्ड को सुनना, मैंने कहा पानी का जो मॉलिक्यूल है वो फ्री फॉर्म में नहीं है बेटा जी यहाँ पे, तो फिर क्या है यहाँ पे मैं कहूंगा वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ में अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड, विद द हेल्प ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अब हम यहाँ पे एक वर्ड को समझ कर देखते हैं। मैंने कहा कोहेसिव। कोहेसिव वर्ड का मतलब है व्हेन देयर इज ए अट्रैक्शन और इंटरेक्शन बिटवीन द सिमिलर काइंड ऑफ मॉलिक्यूल। अगर एक ही टाइप के मॉलिक्यूल के बीच में कोई इंटरेक्शन हो रही है, उनके बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा है, उस अट्रैक्शन को क्या बोल रहा हूं बेटा जी, कोहेसिव। वो चिपक रहे हैं, कोहेसिव चीज हो रही है, बट बिटवीन द सिमिलर काइंड ऑफ द सब्सटेंस। जैसे आपने कहा पानी और पानी के अंदर जो एक अट्रैक्शन हो रहा है, जो आपस में लिंक है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये क्या कहलाएगा बेटा जी यहाँ पे, कोहेसिव कहलाएगा। साथ में कैसे जो जाइलम की वेसल है, जाइलम की जो वॉल है, ये पानी का मॉलिक्यूल अपने आप उस वॉल के साथ भी अटैच करके रखेगा। तो मैं कहूंगी यहाँ पे जो एक अट्रैक्शन है बिटवीन दी वेसल वॉल एंड वाटर, ये जो है बेटा वो क्या कहलाएगा यहाँ पे आपका एडहेसिव फोर्स। दोबारा वर्ड को सुनना, आपने कहा सर वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से अटैच है, तो सिमिलर काइंड के मॉलिक्यूल्स के बीच में यहाँ पे एक इंटरेक्शन हो रहा है, एक अट्रैक्शन हो रहा है। मैं कहूंगा ऐसा जो अट्रैक्शन वो क्या कहलाएगा बेटा जी, कोहेसिव फोर्स। और वाटर का मॉलिक्यूल जाइलम के थ्रू ऊपर चढ़ रहा है, तो मैं कहूंगा जाइलम में और बेटा जी पानी के अंदर भी एक अट्रैक्शन हो रहा है, वो आपस में चिपके हुए, तो मैं कहूंगा ये डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन जो हो रहा है, मैं कहूंगा वो क्या है बेटा जी आपका यहाँ पे एडहेसिव फोर्स। इन दोनों का फायदा क्या है जरा समझ के देखो। मैं कहूंगा ये हमें यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। मैंने वर्ड यूज किया बेटा जी यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये वर्ड भी आपने केमिस्ट्री में सुना होगा। जब कोई चीज ब्रेक ना हो उस स्ट्रेंथ को हम क्या बोलते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ। जरा समझिएगा, वाटर का मॉलिक्यूल ऊपर चढ़ रहा है, क्यों चढ़ रहा है वो बातें हम बाद में बताएंगे आपको यहाँ पे कैसे चढ़ रहा है यहाँ पे। बट जब ये ऊपर चढ़ेगा, ये ऊपर चल रहा होगा पानी आपका यहाँ पे, तो हमारा ग्रेविटी उस पानी को नीचे खींचना चाहेगा, उस पानी को नीचे खींचना चाहेगा, तो वो नीचे खींचना चाहता है। तो वाटर का जो कॉलम है उसके ऊपर नीचे एक फोर्स लग रहा है ग्रेविटी का, ठीक है, कोई फोर्स ऊपर लग रहा है जो उसे ऊपर खींचना चाह रहा है। तो एक प्रोबेबिलिटी है कि सर कहीं उसका ब्रेक ना हो जाए, कहीं वाटर कॉलम टूट ना जाए, जो वाटर का भैया जी यहाँ पे जो ट्रांसफर हो रहा है उसके बीच में ब्रेक ना हो जाए, तो उसे आपस में जोड़े रखने का काम जो कर रहा है वो कौन कर रहा है यहाँ पे, कोहेसिव एडहेसिव फोर्स कर रहा है। मतलब पानी के मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए और पानी साथ में जुड़ा हुआ किससे, यहाँ पे आपका वेसल की वॉल के साथ में। तो नीचे का जो है वो उसे खींचना चाहता है, तो उसे एक अनब्रेकेबल स्ट्रेंथ जो दे रहा है वो कौन दे रहा है यहाँ पे, कोहेसिव एडहेसिव फोर्स दे रहा है। तो हमने कहा ये दोनों मिलकर यहाँ प्रोवाइड करते हैं बेटे टेंसाइल स्ट्रेंथ। मतलब वाटर का कॉलम ऊपर चढ़ेगा तो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करेगा, ग्रेविटी से नीचे नहीं खींच पाएगा, तो उसे यहाँ पे अनब्रेकेबल जो स्ट्रेंथ देगा वो कौन देगा बेटे, यहाँ पे कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स देगा। पहला पॉइंट हमने समझा, यहाँ पे हमें टेंसाइल स्ट्रेंथ को समझा। अब पॉइंट आता है सर कि ऊपर चढ़ क्यों रहा है, कौन है जो उसे ऊपर खींच रहा है, वो फोर्स क्या है जो उसे ऊपर खींच रहा है, तो हम उस फोर्स की बात करते हैं। आपने बेटा जी न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में एक वर्ड जाना था बेटा जी यहाँ पे ट्रांसपीरेशन। बच्चा ये वर्ड जब जाना, इस वर्ड का मतलब था बेटा जी यहाँ पे लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू द स्टोमेटा। आप कहते हो हमारे लीफ के अंदर जो स्टोमेटा बैठे हैं या हमारे ग्रीन पार्ट में जो स्टोमेटा बैठे हैं उसके थ्रू वाटर का लॉस हो जाए इन द फॉर्म ऑफ द वेपर, वो जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है बेटा जी यहाँ पे ट्रांसपीरेशन। आपको मैंने चैप्टर में डायग्राम पढ़ाया था बेटा जी, डाइकोट और मोनोकोट स्ट्रक्चर पढ़ाया था, तो आपको कुछ याद कराती हूं बातों को कि अगर हम सोचे जरा कि सर ये हमारा कोई पत्ता है, समझो बात को यहाँ पे, मैंने कहा इस पत्ते के अंदर जो एपिडर्मिस की सेल है, ये एपिडर्मल की पैरेंकाइमा सेल अपने आप को मॉडिफाई करके यहाँ पे बन गई बेटा जी किडनी शेप की, और आपने कहा सर इस तरह से यहां बन गया स्टोमेटा। स्टोमेटा के साइड में जो सेल होते हैं हम कहते हैं वो सेल कौन सी बेटा यहाँ पे सब्सिडरी सेल है। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं बेटा लास्ट चैप्टर के अंदर आप यहाँ पे अच्छे से। आप कहते हो यहाँ पे सेल्स बैठी हूं, सेल्स का नाम होता है स्पोंजी पैरेंकाइमा, उनके बीच में यहाँ पे होती है स्पेस जिसे हम कहते हैं एयर केविटी है या वाटर केविटी है, जहां पानी वगैरह एयर वगैरह फिल रहती है बेटा। ये सब बातें पढ़ाई थी मैंने आप लोगों को।
अब हम कहते हैं जब स्टोमेटा ओपन होता है तो यहां से लगातार बेटा जी वाटर का लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ द वेपर। अब कहानी को समझ के देखिएगा, अब अगर यहां से पानी का लॉस होगा तो मैं कहूंगा इन सेल से पानी कहां जाएगा बेटा जी, यहाँ पे इन कैविटीज में आ जाएगा। अब अगर यहां से सोचिएगा पानी अगर यहां आ गया तो मैं कहूंगा इन सेल में पीछे सॉलिड बच गया तो ये अपनी नियर बाई सेल से पानी को खींचेगी। एट लास्ट यहां बैठी होगी बेटा जी मिडरिप, और मिडरिप के अंदर क्या बैठी होंगे जाइलम और फ्लोएम। तो एट लास्ट पानी कहां से खींचने लग रहा है बेटा जी अपने यहाँ पे जाइलम, और जाइलम से खींचना शुरू हो जाएगा। दोबारा वर्ड को सुनिएगा, मैं कहता हूं बेटा पत्ते के अंदर बैठा हो मिडरिप, मिडरिप में एक्चुअली क्या है यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ द जाइलम एंड फ्लोएम है, जो आपको पत्ते के बीच में मोटा मोटा दिख रहा है, जो वेन्स वगैरह ये सब कुछ क्या है बेटा अरेंजमेंट ऑफ द जाइलम एंड फ्लोएम है। आपने कैसे पत्ते से जब पानी का लॉस होगा तो यहाँ पे जो पानी का लॉस हुआ किस प्रोसेस से बेटा जी, यहाँ पे ट्रांसपिरेशन से। वो क्या होगा, यहाँ पे पानी लॉस होगा, यहाँ पे जैसी जगह बनेगी पानी कहां से आ जाएगा, यहाँ पे जो यहाँ पे मेसोफिल सेल बैठी है उनसे पानी कहां जाएगा, उस कैविटी में आ जाएगा। अब इस मेसोफिल सेल का पानी अगर यहाँ पे आए तो ये सेल कैसी हो गई, यहाँ पे हाइपरटोनिक हो गई, ये अपनी नियर बाई सेल से पानी को खींचेंगे, वो अपनी नियर बाई सेल से पानी खींचेंगे। इस तरह से पानी एक से दूसरे सेल में ट्रांसफर होगा। किस प्रोसेस से बेटा जी, यहाँ पे ऑस्मोसिस से, डिफ्यूजन के प्रोसेस से जाने लग रहा होगा। एट लास्ट पानी कहां से खींचा जाएगा बेटा जी, आपके जाइलम से, जाइलम के वेसल से खींचेगा। अब सोचो जो ऊपर वाला पत्ता है, जो प्लांट के पत्ते हैं, उन पत्ते के अंदर से अगर लगातार ट्रांसपिरेशन होने लग रहा है, पानी का लॉस हो रहा है, तो वो जो लॉस पानी है वो कहां से खींच रहा है बेटा जी, जाइलम से खींच रहा है। तो जाइलम का जो सबसे अपर मोस्ट पार्ट है वेसल, उसका पानी अगर पत्ते की सेल्स ने ले लिया, मेसोफिल ने ले लिया, तो उसके पास वहां बेटा जी कंडीशन कैसी होगी, हाइपरटोनिक होगी, तो नीचे वाली सेल से पानी खींचेगा। मतलब ऊपर से पानी उठता जा रहा है, ट्रांसपिरेशन होता जा रहा है, और पानी वो नीचे से खींचता जा रहा है। इस वजह से बेटा जी यहाँ पे रूट के अंदर एक टेंशन क्रिएट होती है, एक मैं कहूंगा पुल क्रिएट होता है, एक खिंचाव क्रिएट होता है, जिसकी वजह से वाटर को एब्जॉर्ब किया जा रहा है बेटा जी आपका यहाँ पे विद इन द रूट्स। तो मैंने देखो यहाँ पे एक वर्ड डाला बेटा जी, ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। कहानी को सिंपल से शब्दों में क्या कहेंगे यहाँ पे, ट्रांसपिरेशन इज ए लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम थ्रू द स्टोमेटा इन द फॉर्म ऑफ द वेपर। ड्यू टू द लॉस ऑफ वाटर थ्रू द लीफ और अदर ग्रीन पार्ट, it created tension or it created pull within the xylem vessel that caused the upward movement of water। उसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा बेटा जब का अपवर्ड मूवमेंट होगा। सोचिएगा इस तरह से पानी अगर अपवर्ड मूव करता जाएगा, एट लास्ट रूट का पानी भी कहां आ गया, जाइलम में आ गया बेटा। अभी जो रूट की सेल उन्होंने पानी अगर आगे दे दिया तो मैं कहूंगा भाई ये कहां से खींचेंगे पानी को बेटा जी, आपका सोइल से खींच लेंगे यहाँ पे। अगर ये पुल क्रिएट ही ना हो तो मैं कहूंगा वाटर का एब्जॉर्प्शन भी तो ना हो। तो हम कहते हैं जो ट्रांसपिरेशन है इट इज ए एसेंशियल एविल। हम ये कहते हैं ये गलत चीज है, पानी का लॉस हो रहा है प्लांट से, बट इसका होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये होगा तो ही पानी का क्या होगा बेटा जी, अपवर्ड मूवमेंट होगा। अब यहां पे एक अच्छा सा पॉइंट आता है, सर आपने कहा था फ्लोएम के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होता है वो एक्टिव होता है, वहां पे एनर्जी का यूज होता है, तो क्या यहां पे एनर्जी का यूज हो रहा है? मैं कहूंगा नहीं बेटा जी, यहां पे जो वाटर का ट्रांसफर हो रहा है इट इज टोटली पैसिव। इट इज टोटली पैसिव, मतलब देयर इज नो यूज ऑफ एनर्जी। मतलब वाटर का लॉस हुआ थ्रू द ट्रांसपिरेशन, उसने एट लास्ट एक टेंशन क्रिएट किया, एक पुल क्रिएट किया जाइलम वेसल में। अपर जाइलम वेसल ने पानी जब पत्तों को दे दिया, पत्ते के सेल्स को दे दिया, तो उसने नीचे से पानी को खींचना शुरू किया और ये पुल क्रिएट हो गया पानी के ऊपर खींचने का। अब पानी की वजह से कहीं कॉलम ब्रेक ना हो जाए उसके लिए वहां पे क्या बैठे, टेंसाइल की स्ट्रेंथ बैठी है, और इस तरह से बेटा जी आपका वेसल टू वेसल बेटा ट्रांसफर होते पानी कहां जाएगा बेटा जी, आपके यहाँ पे अपर पार्ट में चढ़ना शुरू होगा। इट कैन मूव अप टू द 100 मीटर तक की हाइट को इजीली बेटा जी यहाँ पे कवर कर लेगा। अब पॉइंट आता है, सर व्हाट अबाउट नाइट? तो मैं कहूंगा इन द हायर प्लांट तो नहीं, बट इन द स्मॉल प्लांट। इन द स्मॉल प्लांट के अंदर बेटा जी यहाँ पे रूट की प्रेशर की थ्योरी भी काम करती है। याद रखना बेटा जी 96% वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो थ्रू दी इस थ्योरी से होता है, यानी कि पैसिवली होता है मेनली यहाँ पे। बट इन द स्मॉल केस, इन द स्मॉल प्लांट में कहूंगा 4% जो वाटर है बेटा जी आपका यहाँ पे वो एब्जॉर्ब होता है थ्रू द रूट प्रेशर थ्योरी, और यहां पे जो एब्जॉर्प्शन होता है बेटा जी वो होता है एक्टिव। इसका क्या मतलब है? अब आप एक कहानी को समझ के देखो। क्या कहानी को समझ के देखो?
सर ये हमारे रूट की एपिडर्मिस की सेल थी, सपोज कीजिएगा बेटा जी, ये हमारी रूट की एपिडर्मिस की सेल थी, ये उसके आगे कोर्टेक्स की सेल बैठी है। आपने कहा यहां से पानी मूव करके चला गया जाइलम में, ठीक बात है। अब आपने कहा सर ये हमारे एपिडर्मिस की सेल है, यहां से पानी कहां आ गया, हमारा कोर्टेक्स की सेल में आ गया। अब इसका पानी अगर यहां चला गया, मैं कहूंगा सेल कैसी होगी बेटा जी, हाइपरटोनिक होगी, और इसने पानी कहां से खींच लिया बेटा जी, यहां पे सोयल से खींच लिया। अब आप कहोगे सर पानी जा किस वजह से रहा है, तो मैंने कहा भाई ये ट्रांसपिरेशन की वजह से जा रहा है। अब रात हो गई और उस टाइम पे ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, अब यहां पे कंडीशन और लगती है बेटा जी, क्या कंडीशन लगती है, अगर प्लांट अपना इन रूट की सेल में फूड को डिपॉजिट करे, सोल्यूट को डिपॉजिट करे, अच्छा वर्ड है बेटा जी यहाँ पे, सोल्यूट को डिपॉजिट करे, तो आप एक बात जानते हो सर, जैसे ही साइटोप्लाज्म में सोल्यूट आके डिसॉल्व हो जाएगा, ये साइटोप्लाज्म जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा बेटा जी, आपका यहाँ पे हाइपरटोनिक हो जाएगा। और अगर हाइपरटोनिक हो जाएगा तो डेफिनेटली वो पानी कहां से खींचेगा बेटा जी, आपका सोइल से खींचेगा। बट यहां पानी को खींचने के लिए आपने यहाँ पे सोल्यूट को जमा करना पड़ा, और सोल्यूट को जमा करने वाला जो प्रोसेस है बेटा जी वो कैसा है, एक्टिव है। छोटा सा वर्ड अगर समझ में आ गया तो बड़ा आसान सा टॉपिक है। क्या टॉपिक है बेटा जी, मैंने कहा ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर का लॉस हुआ, तो जिस सेल से पानी का लॉस हो गया उस सेल में पीछे सोल्यूट बच गया, तो मैं कहूंगा सेल कैसी होगी, हाइपरटोनिक होगी। उसने जाइलम से खींच लिया पानी, जाइलम में पानी खिंचता चला गया, लास्ट में पानी कहां पहुंचा, आपकी खिंचाव कहां पहुंचा, आपका रूट के पास पहुंचा। वो खिंचाव जो ट्रांसमिशन पहुंचा कहां पहुंचा बेटा जी, रूट के पास पहुंचा। अब जरा रूट की कहानी को समझ के देखो, अगर रूट की सेल में भी उसी ट्रांसमिशन की वजह से पानी वन सेल टू अनदर सेल अगर मूव कर रहा होगा वाटर, तो एट लास्ट सोचो ये एपिडर्मिस की सेल है, जिसका पानी कहां चला गया, आपका अगले वाली कोर्टेक्स की सेल में चला गया। कहानी को पकड़ के देखो, अगर एपिडर्मिस का पानी अगर कोर्टेक्स में चला गया तो मैं कहूंगा ये सेल कैसी हो गई, हाइपरटोनिक हो गई। बट इस सेल को हाइपरटोनिक करने के लिए आपने सोल्यूट जमा नहीं किया, ट्रांसपिरेशन की वजह से जो पानी का लॉस होता जा रहा है, जब पानी का लॉस हो जाएगा, सोलवेंट जब लॉस हो जाएगा, तो डेफिनेटली सेल कैसी हो जाएगी, वहां पे हाइपरटोनिक हो जाएगी। और हाइपरटोनिक हो जाएगी, सेल क्या करेगी, नियर बाय सेल से पानी को खींच लेगी। यहां पे जो वाटर का लॉस हो रहा है, सेल हाइपरटोनिक हो रही है, वो टोटली एक पैसिव प्रोसेस है, बिकॉज वहां हो रहा है ड्यू टू द ट्रांसपिरेशन। यहां तक की बात समझ में आती है, दोबारा दोहरा रहा, सुन लेना बात को। यहां पे ट्रांसपिरेशन से पानी का लॉस हुआ, अब अगर एक सेल से पानी का लॉस हो रहा है तो वो नियर बाय सेल से पानी खींच रही, क्यों खींच रही, क्योंकि पानी के लॉस से वो सेल कैसी हो जाती है बेटा जी, हाइपरटोनिक हो जाती है, तो वो पानी कहां से खींचेगी, नियर बाय सेल से खींचेगी। अब नियर बाय सेल अगर पानी उसको दे देगी तो वो अपनी और एडजेसेंट सेल उससे पानी खींचेगी। इस तरह से पूरा कॉलम क्रिएट हो जाता है, पूरा एक लाइन क्रिएट हो जाती है कि वन सेल टू अनदर सेल पानी का मूवमेंट होना शुरू हो जाता है। यही लास्ट तक खिंचाव कहां आ गया आपका, यहाँ पे रूट की सेल में आ गया। रूट में एपिडर्मिस का पानी कहां जा रहा है, कोर्टेक्स में, कोर्टेक्स का कहां जा रहा है, ऐसे अगर मूव करता करता लास्ट में कहां जा रहा है बेटा जी, आपका यहाँ पे जाइलम तक जा रहा है। तो मैंने कहा जब एपिडर्मिस का पानी कोर्टेक्स में गया तो यहां का पानी अगर यहां चला गया, ये सेल कैसी होगी बेटा जी, हाइपरटोनिक होगी, और इसने पानी कहां से खींच लिया, सोल से खींच लिया। अब आप सोचिएगा आपने ट्रांसपिरेशन को बंद कर दिया, तो मैं कहूंगा ये ट्रांसपोर्ट अगर बंद हो गया तो मैं कहूंगा इन दैट कंडीशन में एपिडर्मिस का पानी अगर आगे नहीं जाएगा तो ये सेल भैया जी बाहर से पानी भी तो नहीं खींचेगी। लॉजिक सेट हो रहा है। तो हमने कहा अब खींचने का एक और तरीका, वो क्या तरीका है, मैं यहां पे सोल्यूट को जमा कर देता हूं। मैं जो रूट्स की सेल है उनमें सोल्यूट को जमा कर देता हूं। अब सोल्यूट जमा होगा तो उससे क्या होगा, मैं कहूंगा मैंने सोल्यूट के एक ऑर्डर में अरेंज कर दिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर मैंने अरेंज कर दिया। अब सोचिएगा कोर्टेक्स की सेल में मैंने ज्यादा सोल्यूट जमा कर दिया, वो पानी कहां से खींचेगा बेटा, जब एपिडर्मिस से, तो वो पानी फिर कहां से खींचेगा बेटा, जब सोल से खींचेगा। मतलब यहां पे हम पानी को जब खिंचवाते हैं रूट में तो कैसे खिंचवा रहे हैं, बाय द डिपोजिशन ऑफ द सोल्यूट। हम सोल्यूट को जमा करके हम रूट्स की सेल को हाइपरटोनिक करके हम चाहते सोल से पानी खींचा जाए। जब रूट्स के अंदर पानी बहुत सारा आ जाएगा तो वो पानी भैया जी जब एक्सेस में आता रहेगा तो मैं कहूंगा वो धक्का मारेगा, पुश मारेगा पानी को, कहां पे बेटा जी, यहां पे आपका विद इन द जाइलम। कंडीशन कुछ ऐसी है, यहां लगातार पानी हम लिए जा रहे हैं, जब ये सेल पूरी टर्जिड हो जाएगी और फिर भी पानी अगर आया जाएगा यहाँ पे, तो टर्जिड के बाद पानी कैसे आएगा, तो मैं कहूंगा वो पानी कहां चला जाएगा, नियर बाय सेल में चला जाएगा यहाँ पे, और एक पूरा इंक्रीजिंग ऑर्डर में चीजें सेट हो रही है बेटा जी यहाँ पे। एट लास्ट पानी ऐसे करते करते कहां जाएगा, जाइलम में जाएगा। मतलब
हम रूट की सेल को हाइपरटोनिक कर रहे हैं बाय द डिपोजिशन ऑफ द सोल्यूट, और ये करने के लिए हमने बीटा एनर्जी का यूज किया। तो मैं कहूंगा इस तरह से हमने पानी को एब्जॉर्ब किया एक्टिवली, बट ये एब्जॉर्प्शन ज्यादा नहीं होता, ओनली कितना होता है बेटा जी आपका यहाँ पे 4% होता है। अब एक पॉइंट और समझना है बेटा जी, रूट में जो पानी के आने की वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है वो इतना हाई नहीं होता कि वो 7 मीटर की हाइट तक प्लांट के अंदर पानी को ऊपर अपवर्ड मूव कर दे। वो छोटे हाइट के जो प्लांट है, जो मेनली पॉटेड प्लांट होते हैं, उनमें भैया जी कहानी काम करती है, उनमें कहानी काम करती है, और नाइट के टाइम पे मेनली होता है। बट इन द डे टाइम जो मैक्सिमम वाटर ट्रांसपोर्ट होता है किसके थ्रू होता है? थ्रू द बेटा जी यहाँ पे ट्रांसपिरेशन की थ्योरी से होता है। लास्ट लेक्चर में आपने फ्लोएम की बातें की, इस लेक्चर में आपने बातें कर ली बेटा जी जाइलम की, जिसके थ्रू पानी का ट्रांसपोर्ट जो होता है मेनली पैसिवली होता है। ये बातें खत्म होती है। एक छोटा सा वर्ड आता है आपका यहाँ पे, इन द केस ऑफ द जब ब्लड पड़ा था आपने, उसमें एक वर्ड आता है बेटा सीरम। अगर पेपर में आ जाए आपके में सीरम क्या होता है, तो आपने कहा सर ब्लड का जो प्लाज्मा होता है उसमें से क्लोटिंग प्रोटीन्स को माइनस कर दो। आपने देखो क्या कहा था सर, प्लाज्मा जो है उस प्लाज्मा के अंदर सर पानी प्रेजेंट है, और उसमें यहाँ पे डिफरेंट टाइप के डिसॉल्व सब्सटेंस है। उनमें आपने कहा था प्रोटीन अबेंडेंट फॉर्म में है, वहां पे प्रोटीन के आपने 3 टाइप पढ़े थे, मैंने एक टाइप बताया था आपको बेटा जी क्लोटिंग प्रोटीन। तो मैं कहूंगा सीरम क्या है, प्लाज्मा में से अगर क्लोटिंग प्रोटीन को माइनस कर दोगे तो जो पीछे बचेगा वो क्या कहलाएगा बेटा जी आपके यहाँ पे सीरम कहलाएगा। ठीक है, तो फिर कई बार क्वेश्चन आता है व्हाट इज सीरम, तो बता देना प्लाज्मा माइनस में क्लोटिंग प्रोटीन जो है बेटा जी वो क्या है यहाँ पे आपका सीरम। इस लेक्चर में अपनी बातें कर ली बेटा जी यहाँ पे आपकी ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर थ्रू द जाइलम। इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आपका बेटा जी इस टेस्ट में जो सिलेबस आ रहा है वो खत्म होता है। मैम ने आपको एक्सक्रीशन पढ़ा दिया, मैंने आपको सर्कुलेशन पढ़ा दिया। मैंने क्लास में भी आपको कहा हुआ है, मैं दोबारा आपको बता दूं बेटा जी, अब अगला जो टेस्ट आएगा वो आएगा 9th क्लास का। अगला जो टेस्ट आएगा वो आएगा 9th क्लास का। 9th क्लास में जो भी आपको टॉपिक में डाउट हो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं वही टॉपिक आपको समझाता रहूंगा। बट मैं जो डेली वीडियो अपलोड करूंगा वो मैं करूंगा 10th क्लास के, क्योंकि अगला जो चैप्टर हमारा आएगा उससे अगले टेस्ट में तो वो आएगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो बहुत ही बड़ा चैप्टर है। वहां पे हमें पूरे न्यूरॉन्स को पढ़ना है, हमें पूरे ब्रेन को पढ़ना है, मतलब बहुत ज्यादा चीजें पढ़ने हैं बेटा जी। रिफ्लेक्स एक्शन वगैरह बहुत टॉपिक आएगा। फिर हमें केमिकल्स पढ़ने हैं, फिर हमें हॉर्मोन्स पढ़ने हैं विद इन द प्लांट में। तो बहुत बड़ा चैप्टर है बेटा जी उसको, तो आगे वाले टाइम में पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए हम उसको अभी से शुरू करेंगे बेटा जब क्या। तो मेरी जो वीडियो अपलोड होंगी वो होंगी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की। आप लोग अपने डाउट पूछते रहिएगा, मैं वही चीजें आपकी अपडेट करता रहूंगा, आपको बताता रहूंगा जो आपके डाउट्स होंगे। क्योंकि रणधीर सर ने आपको अच्छे से पढ़ा रखा है 9th क्लास में, तो वहां पे क्या क्या प्रॉब्लम है वो तो मुझे पता ही नहीं है। आप अगर क्लास में होते तो वो प्रॉब्लम लेते आपसे यहाँ पे। एंड ये टॉपिक जो अब आगे आएगा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, वो बहुत ही बड़ा चैप्टर था, उसको शुरू करने वाले अपने इन द नेक्स्ट लेक्चर में। टुडेस लेक्चर में ये सब बातें खत्म करते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा और डाउट वगैरह पूछते रहिएगा बेटा जी। थैंक यू।